नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीपीएस डेडिकेशन टू प्रोग्रेसिव स्टडी पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में एटॉमिक मास तक बात कर ली थी। आज उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे आइसोटॉप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, आइसोटॉप जिसे हम हिंदी में समस्थानिक भी कहते हैं। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे एलिमेंट्स जिन्हें हम पीरियोडिक टेबल में, चलिए अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम अगर आगे बढ़े तो अभी तक हमने बात कर ली है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब देखिए, एक एटम में इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम एटम की बात करें तो इसमें एक मेजर स्ट्रक्चर होता है शेल। शेल जिसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं, इसे हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। अब देखिए, ये शेल या ऑर्बिट होता क्या है। तो दीज आर द स्पेरिकल पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। ये आपको पाथ दिख रहा है, स्पेरिकल पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, ये जिस पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसी पाथ को हम कहते हैं। सेम इन केस फिलहाल बात करते हैं कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो अर्थ क्रस्ट पर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर बाय परसेंटेज हम बात करें तो अर्थ क्रस्ट पर जो एलिमेंट सबसे ज्यादा अवेलेबल है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज फॉलोड बाय सिलिकॉन। तो कहाँ लगाया वही जब कहीं न तब नहीं गेहूं लगावल तो गए। तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो अर्थ क्रस्ट पर ज्यादा मिलते हैं। तो अगर हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करें तो अर्थ क्रस्ट पे जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, विच इज फॉलोड बाय सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कैल्शियम। आप देखेंगे तो ऑक्सीजन लगभग 46% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट्स। सिलिकॉन एज अ सिलिकेट एंड मिनरल, एल्यूमिनियम एज अ ओर, ये सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। बट हम अगर बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, अगर हम फ्री मतलब प्रोटॉन तो वन है ही सही, लेकिन यहां पर एक न्यूट्रॉन भी ऐड हो गया है। वहीं ट्राइटियम की बात करें तो ट्राइटियम के केस में देखिए तो एटॉमिक मास आता है 3। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो चेंज नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एक ही है, बट यहां पर न्यूट्रॉन के नंबर वरी होकर के कितने हो गए हैं, 2। तो दैट मीन्स अगर आइसोटॉप्स बनते हैं तो आइसोटॉप्स के बनने के पीछे सीधा सीधा रीजन होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होंगे आपको उतने ही ज्यादा आइसोटॉप्स देखने को मिलेंगे। नेचर में हम अगर बात करें तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नॉन है, जिनके बारे में हम जानते हैं। ऐसा नहीं है कि एलिमेंट्स और नहीं हो सकते, बट 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता है। इसमें से लगभग 85 एलिमेंट्स आर नेचुरली फाउंड, मतलब कि
85 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरल है, जो कि इस अर्थ पे पाए जाते हैं, मिलते हैं। बाकी के जो एलिमेंट्स 118 में से बचते हैं वो मैन मेड है, उन्हें ह्यूमंस ने बनाया है। हो सकता है इन फ्यूचर ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये बढ़ जाए। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो ये जो दो रॉ आपको दिख रही है ये होती है एस ब्लॉक की। यहां से लेके यहां तक अगर हम बात करें तो ये होती है पी ब्लॉक की। यहां पर आपको जो बीच में एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये एलिमेंट्स हैं आपके डी ब्लॉक के। और डी ब्लॉक में ही यहां से स्टार्ट होते हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बट क्योंकि हम बायोलॉजिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजिकल सिस्टम में हमें सारे एलिमेंट्स नहीं पढ़ने, कुछ एलिमेंट्स से हमारा काम हो जाएगा। बट चलिए बात करते हैं एटम के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शेल की। देखिए शेल को हिंदी में कोश कहा जाता है। अब ये होता क्या है, तो देखिए किसी भी एटम में न्यूक्लियस के बाहर कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ होते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो यही सर्कुलर पाथ जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है इसे ही कहा जाता है शेल, कोश, या इसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं, इसे हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो दैट इज द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स, या नाभिक के बाहर का वह वृत्ताकार मार्ग होता है जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब देखिए जिस तरह से एक स्कूल में एजुकेशन को 4 भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी सेक्शन, मिडिल सेक्शन, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल। इन चारों सेक्शन में बात यह है कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे के सवाल हैं वो हायर सेकेंडरी के बच्चे आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हायर सेकेंडरी के जो बच्चे हैं उनकी बुक के जो सवाल हैं वो प्राइमरी सेक्शन वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनके एजुकेशन में और इनके एजुकेशन में दोनों की पढ़ाई में एक बड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो वैसे ही अब ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ये एक एनर्जी का घेरा है। अब इलेक्ट्रॉन जब यहां रिवॉल्व करता है, यहां घूमता है, तो इस केस में इस पूरे एरिया में हर पॉइंट पे एनर्जी बराबर नहीं होती, हर पॉइंट पे जो एनर्जी है वो अलग रहती है। इसलिए इस कोश को, इस शेल को 4 अलग अलग भागों में बांटा जाता है जिसे हम कंसीडर करते हैं एस शेल, सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल एंड एफ सब शेल। हिंदी में सब शेल को कहते हैं उपकोश। तो अगर सिंपली समझे तो अगर कोश को 4 भागों में बांट दिया जाए उसकी ऊर्जा के अनुरूप तो उन्हें हम उपकोश कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं और एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो कि है आपका ऑर्बिटर। देखिए
अब यहां पर हमने 4 सेक्शन में तो बांट दिया। अब 4 सेक्शन में एक पर्टिकुलर टाइम पे इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद है उसे ही हम कहते हैं ऑर्बिटल। तो अगर हम एटम के स्ट्रक्चर में बात करें तो एटम ट्रेवल कर रहा है, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालनी हो तो उसकी जो पोजीशन है उसी को हम कहते हैं ऑर्बिटल। तो अगर इसकी डेफिनेशन अगर हम देना चाहे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दैट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। नाभिक के बाहर ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है कक्षक कहलाता है, ऑर्बिटल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लें आपका नाम राहुल है और आपके स्कूल में 1500 बच्चे हैं। अब मुझे अगर आपसे मिलने स्कूल में जाना पड़े तो अगर मैं कहता हूं कि मुझे राहुल से मिलना है, आप राहुल को बुला दो, तो ऐसा तो है नहीं कि राहुल पूरे स्कूल में 1500 बच्चे में एक ही राहुल होगा। राहुल प्राइमरी सेक्शन में भी हो सकता है, राहुल मिडिल सेक्शन में भी हो सकता है, राहुल हाई स्कूल में भी हो सकता है, राहुल हायर सेकेंडरी में भी हो सकता है। तो इन दैट केस में क्या करूं, मैं राहुल का नाम, उसका सरनेम, उसकी क्लास और क्लास में भी जो सेक्शन है ए बी सी जो भी है वो कहूंगा। लेट अस सपोज एक पल के लिए मानते हैं कि राहुल 12th बी में पढ़ता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा कि राहुल शर्मा जो 12th बी में पढ़ता है आप उन्हें बुला दो। तो इस केस में जो भी प्यून होगा या जो भी एफिलिएटेड वहां पर स्टाफ होगा वो सीधे सीधे जाकर के 12th बी में जो राहुल शर्मा है उसे उठा करके लाएंगे। मतलब वो जो 12th बी है जहां पर राहुल शर्मा के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है उसे ही हम कक्षक या ऑर्बिटल कहेंगे। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना एटम में जहां सबसे ज्यादा होती है उस जगह को हम कहते हैं ऑर्बिटल। चलिए अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे अगले स्पेशल टॉपिक की, जो कि है क्वांटम नंबर। अब देखिए क्वांटम नंबर क्या है ना। बहुत सारे बच्चों को क्वांटम नंबर में तकलीफ होती है, हालांकि अगर आपको क्वांटम नंबर आ जाते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर काफी इजी हो जाता है। तो बड़ी सिंपल वे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल पढ़ेंगे, आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि क्वांटम नंबर होता क्या है। तो क्वांटम नंबर बेसिकली ये 4 नंबर का एक सेट होता है, दैट इज द सेट ऑफ 4 नंबर। जो क्या करता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बेसिकली 4 इंफॉर्मेशन देता है। और ये 4 इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन के शेल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन के सबशेल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन के स्पिन से रिलेटेड। अब देखिए यहां हम 3 चीजों की बात कर चुके हैं, शेल क्या होता है, सबशेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है। ना हम बात करते हैं स्पिन की। अब देखिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के घूमने की, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है। तो जो रोटेशन है वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो घड़ी की विपरीत दिशा में हो सकता है, घड़ी की दिशा में हो सकता है ना। या तो ये एंटी क्लॉक होगा या तो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो क्वांटम नंबर में जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है कि स्पिन किस तरह से इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्वांटम नंबर क्या है। तो क्वांटम नंबर दीज आर द सेट ऑफ 4 नंबर्स which gives all information about an electron present in an atom, and these informations are correlated to their shell, subshell, orbital and spin। यह 4 संख्याओं का एक ऐसा समूह है जो किसी भी परमाणु में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के कोश,
उपकोष, कक्षक और उसके चक्रण के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर की, तो अभी बताया कि 4 नंबर का सेट है, तो हम एक एक नंबर की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। और मुख्य क्वांटम संख्या आपको बताती है कि किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कोश में या ऑर्बिटल में घूम रही है, सॉरी, कौन से कोश या ऑर्बिट में घूम रही है ना। जैसे कि ये आपका पहला ऑर्बिट हो गया, ये आपका दूसरा ऑर्बिट हो गया, और अगर हम आगे चले तो ये आपका तीसरा ऑर्बिट हो गया, और आगे चले तो ये चौथा ऑर्बिट हो गया। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या है, ये आपको बताती है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस कोश में घूम रहा है। और इस संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से, और स्मॉल n इक्वल टू होता है आपके पास में 1 2 3 4, या इसको हम k l m एंड सो ऑन से भी दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इफ n इक्वल टू 1, दैट मीन्स के जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो पहले नंबर की शेल में घूम रहा है, पहले नंबर में रिवॉल्व हो रहा है, पहले नंबर में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अगर n आपका 2 हो जाता तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन दूसरे नंबर की शेल में घूम रहा है, 3 हो जाता है तो तीसरे में कर रहा है, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चीजें चलती रहती हैं। अब बात करते हैं हम हमारे अगले क्वांटम नंबर की, जो कि है अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर, अब देखिए जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है इसे द्विगंशी क्वांटम संख्या भी कहते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या भी कहते हैं। ये क्या बताएगी? तो साहब ये बताती है सबशेल के बारे में। किसके बारे में बताती है? सबशेल के बारे में। और हमें पता है सबशेल कितनी है? 4 है, एस है, पी है, टी है और एफ। इसे निकालते कैसे हैं? तो इसे निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो होता है L इक्वल टू n माइनस 1। यहां पर हम एजीमुथल क्वांटम नंबर को शो कर रहे हैं L के थ्रू। अब पिछली बार हमने बात करी थी कि n इक्वल टू, हमने 4 तक बात करी थी कि 1 है, 2 है, 3 है और 4। तो देखिए अगर इफ n इक्वल टू हम 1 रखते हैं तो L हो जाता है आपका n माइनस 1, तो हो गया आपके पास में 1 माइनस 1, सो L आ जाता है आपका 0। तो अगर आपके L की वैल्यू 0 आ रही है तो आप ये मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहां है? S में। इन सेम वे अगर n इक्वल टू 2 है तो n माइनस 1 हो जाता है आपके पास में 2 माइनस 1 इक्वल टू 1।
तो अगर वैल्यू 1 आती है तो हम मानते हैं P, उसी तरह से अगर वैल्यू 2 आती है तो हम मानते हैं D, और वैल्यू अगर 3 आती है तो हम मानते हैं F। और इन्हीं 4 नंबर को हम फिक्स वैल्यू मानते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सब शेल की, तो सब शेल आपके पास में है S, P, D और F, और इनके लिए जो वैल्यू है, S के लिए वैल्यू हम हमेशा लिखते हैं 0, P के लिए वैल्यू हम हमेशा लिखते हैं 1, D के लिए वैल्यू हम हमेशा लिखते हैं 2, और F के लिए वैल्यू हमेशा लिखते हैं 3, विच इज अ फिक्स। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ आई होगी। अब देखिए आगे चलते हैं और अगली क्वांटम संख्या की बात करते हैं। तो अगली क्वांटम संख्या जो है दैट इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम। तो देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये हमको ऑर्बिटल के बारे में बताता है, इसे हिंदी में चुंबकीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है ऑर्बिटल के बारे में, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और जो m है वो डिपेंड करता है -L टू +L। अब देखिए L के लिए हमारे पास में 4 वैल्यू थी, 0, 1, 2 एंड 3। जहां 0 हम S के लिए ले रहे थे, 1 P के लिए ले रहे थे, D के लिए हम 2 ले रहे थे, F के लिए 3 ले रहे थे। अब L की हमारे पास में 4 वैल्यू है, अब इससे हम ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे? तो देखिए फॉर्मूला है आपके पास में m इक्वल टू -L टू +L। तो देखिए अगर L इक्वल टू आपके पास में 0 हुआ तो आपका m क्या है, -L टू +L है, बट 0 तो माइनस प्लस होता नहीं, तो 0 क्या रहेगा आपका 0। अब देखिए अगर L इक्वल टू 1 लेते हैं तो m आपका हो जाता है -2 प्लस चलना है, तो ये हो जाएगा -1 0 +1। इन सेम वे अगर L इक्वल टू 2 लेते हैं तो m -2 प्लस जाएगा, तो -2 -1 0 1 2। सेम L इक्वल टू अगर 3 लेते हैं तो m हो जाता है आपके पास में -3 -2 -1 0 1 2 3, ये आपके पास में हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर हम L 0 है, दैट मीन्स हम S की बात करें, और S में 0 जो है वो टोटल कितने नंबर आए हैं, 1 नंबर आए। इसका मतलब यह है कि S में केवल और केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही कक्षक होता है। इन केस ऑफ अगर हम L की वैल्यू 1 लेते हैं, मतलब हम P की बात करें, और P में अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास में कितने नंबर मिल रहे हैं, 1 2 3। दैट मीन्स P में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं। D की बात करें तो D में हमें टोटल 5 ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे। और इसी तरह हम अगर हम L की वैल्यू 3 लेते हैं, मतलब हम F की बात करें तो F में अगर हम बात करें तो F में हमें मिल जाते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है।
तो अगर s सबशेल की बात करें तो s सबशेल के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, d के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं और f के पास 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम लास्ट क्वांटम नंबर की, और जो कि लास्ट क्वांटम नंबर है आपका वो है स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए स्पिन क्वांटम नंबर जो है स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है। अब स्पिन मैंने आपको पहले बताया, स्पिन दो तरह के हो सकते हैं, एक तो क्लॉकवाइज हो सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो इसके लिए हम स्पिन की वैल्यू लिखते हैं +12, और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो हम वैल्यू लिखते हैं -12। दैट्स इट, है ना। तो यहां पर केवल दो ही वैल्यूज पॉसिबल हैं चक्र और क्वांटम संख्या या इसके स्पिन क्वांटम नंबर में, कि अगर घड़ी की दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आप वैल्यू लिखेंगे +12, और अगर घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है तो आप वैल्यू लिखेंगे -12। अब देखिए क्वांटम नंबर का यूज कैसे होता है ये समझते हैं। अब मान लेते हैं कि जो हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन की जगह हम बात कर लेते हैं हीलियम की, तो हीलियम का नंबर होता है 2। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो वो हो जाता है 1s2। अब यहां पर अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखेंगे तो इस नंबर में सबसे आगे लिखा हुआ जो नंबर है उसको हम n कंसीडर करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंसीडर करते हैं। जो s लिखा हुआ है इसे हम l कंसीडर करते हैं। अब अगर हमारे पास में l, n और l आ जाते हैं तो हम इसके थ्रू m निकाल सकते हैं और s भी निकाल सकते हैं। कैसे जानते हैं? अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो हीलियम के केस में टोटल आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन भी 1s में है, ये इलेक्ट्रॉन भी 1s में है, मतलब दोनों का नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो तो 1 हो गया, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी। L की बात करें तो दोनों ही S में है और S के लिए L की वैल्यू होती है 0। अब क्योंकि L 0 है तो M भी कितना हो गया 0। लेकिन स्पिन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में और एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन घूम रहा है, तो इसलिए S इक्वल हो जाएगा 1/2 और यहां पर भी S इक्वल हो जाएगा -12। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p2। अब हम बात कर लेते हैं 2p2 के इलेक्ट्रॉन की। अब देखिए p में हमें पता है कि टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है 2, दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, है ना। अब हम यहां क्वांटम नंबर निकालने जाएंगे तो n की बात करें तो n आगे लिखा हुआ है क्या है 2 है ना। इस वाले इलेक्ट्रॉन की फिलहाल हम बात कर रहे हैं, इस वाले इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो n यहां पर 2 है इस इलेक्ट्रॉन के लिए। l जो है वो अगर बात करें हम तो p के लिए 3 वैल्यूज होती हैं, -1, 0, +1, है ना। तो p हो जाता है आपके पास में 1, इसका m की बात करें तो हो जाता है -1,
और अगर देखें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन अगर रहता है तो स्पिन को हम कंसीडर करते हैं प्लस हाफ। इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके लिए भी n जो है वो क्या है 2 ही है, l इसका क्या है 1 है, बट m की वैल्यू अगर यहां देखें तो इसके लिए m की वैल्यू हो जाती है 0, और ये भी इकलौता इलेक्ट्रॉन है इसलिए s इक्वल टू हो जाता है प्लस हाफ। तो इस तरीके से क्वांटम नंबर पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसे लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि एमपी सेट के जो फॉर्म है वो आ चुके हैं, जिसकी एग्ज़ाम जनवरी में होना तय की गई है। तो अगर आप CSIR एस्पिरेंट्स हैं और एमपी सेट देने के इच्छुक हैं तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, उसके भी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो देर किस बात की, जाइए फॉर्म भरिए और आइए मिलकर स्टडी करते हैं। थैंक यू।